इमरान टहलते टहलते रुक कर बोला, देखो फैयाज, ये केस बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। नवाब हाशिम की मौत खा कत्ल से हुई हो या खुदकुशी से, दोनों ही सूरतें मजे का खेस हैं। आखिर कातिल ने चेहरे पर क्यों फायर किया? इसके लिए तो सीना या पेशानी ही ज्यादा मुनासिब होती है। मौत करीब करीब फौरन ही वाक़ हो जाती है। मैंने फाइल का अच्छी तरह मुताला किया है। मकतूल के चेहरे के अलावा जिस्म के किसी दूसरे हिस्से पर खराश तक नहीं मिली। और लाश कहाँ थी? बिस्तर पर। मरने वाला चित पड़ा हुआ था। फैयाज, मैं कहता हूँ, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि बिस्तर पर फैला हुआ खून मरने वाले का ही था? फैयाज बोला, मेरे दिमाग में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारी बकवास सुन सकूं। अभी तुम एक ऐसी लड़की की कहानी सुना रहे थे जिसने मूडी के हाथ सिंगारदान फरोख्त किया था। अब नवाब हाशिम के कत्ल पर आकूदे। इमरान बोला, तुम मेरी बात का जवाब दो। फैयाज हंस पड़ा, बोला, बिस्तर पर फैला हुआ खून मरने वाले का नहीं था। फिर उसने संजीदगी से कहा, अब तुम एक जिम्मेदार आदमी हो, लौंडापन तर्क कर दो। इमरान बोला, फैयाज साहब, मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि मौत उस कमरे में वाकई ही नहीं हुई थी। मेरा ख्याल है कि उसे किसी दूसरी जगह पर गला घोंट कर मारा गया था, फिर चेहरे पर फायर करके शक्ल बिगाड़ दी गई। मुजरिम चूंकि फायर ही को मौत की वजह करार देना चाहता था, इसलिए उसने लाश को बिस्तर पर डाल दिया और बिस्तर को किसी चीज के खून से तर कर देने के बाद अपनी राह ली। अगर ये बात नहीं तो फिर तुम ही बताओ कि कमरे में किसी किस्म की जिद्दोजहद के आसार क्यों नहीं पाए गए? फैयाज बोला, जिद्दोजहद? कमाल करते हो। अरे बरखुरदार, सोते में उस पर गोली चलाई गई थी। इमरान बोला, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आज से 10 साल पहले तुम्हारा महकमा किसी यतीम खाने का दफ्तर था। फैयाज बोला, क्यों? इमरान ने कहा, इसलिए कप्तान साहब के फाइल में लगी हुई रिपोर्ट कतई नामुकम्मल है। फैयाज बोला, क्यों नामुकम्मल क्यों है? इमरान बोला, यार शायद तुम भी किसी यतीम खाने के मुतवल्ली या मैनेजर हो। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी कुर्सी पर तुम्हारा चपरासी तुमसे ज्यादा अच्छा मालूम होगा। फैयाज झल्ला गया, कुछ बकोगे भी? इमरान ने कहा, ये तुम भी मानते हो कि फायर बहुत करीब से किया गया था, यानी बहुत मुमकिन है कि नाल से चेहरे का फासला एक बालिश्त से भी कम रहा हो। फैयाज बोला, घिसी हुई बात है। इमरान ने कहा, अच्छा तो फैयाज साहब, बिस्तर में कोई छर्रा क्यों नहीं बेवस्त हुआ था, या बिस्तर पर भी बारूद के असरात क्यों नहीं मिले? फैयाज बोला, जरूर मिले होंगे। इमरान ने कहा, मगर मेरे सरकार, रिपोर्ट में इसका तस्करा नहीं है। ये वाकया सिर्फ 10 साल पहले का है, 100 बरस पहले का नहीं, जिसे तुम आदमी की कम इल्मी साबित करके टाल जाओ। मेरा दावा है कि तफ्तीश करने वाले को चेहरे के आसपास बारूद के निशानात मिले ही नहीं होंगे, वरना वो जरूर तस्करा करता। और फिर लाओ मुझे वो फाइल दो जिसमें खून की कीमियाई तज्जिए की रिपोर्ट हो। फैयाज बोला, उसकी जरूरत ही नहीं समझी गई थी कि खून के टाइप का पता लगाया जाता। वो मरने वाले का ही खून था, हम सब इस पर मुत्तफिक हो गए थे। इमरान बोला, जब लोगों की हिम्मत जवाब देने लगती है तो वो इसी तरह मुत्तफिक हो जाते हैं। तुम लोग हमेशा पेचीदगियों से घबराते हो, पेचीदा मामले को भी इस तरह खींच-तान कर सीधा कर लेते हो कि अकल दंग रह जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साफ कह रही है कि मौत अचानक कल्ब की हरकत बंद हो जाने की वजह से वाक़ हुई, और तुम लोग फायर की लकीर पीटते हो। फैयाज सर हिलाकर बोला, हाँ कतई दुरुस्त है। वो सो रहा था कि अचानक कान के करीब एक धमाका हुआ और उसका हार्ट फेल हो गया। यही वजह थी कि उसे तड़पने की भी मोहलत नहीं मिली, इसलिए बिस्तर भी शिकन आलूद नहीं था। वो जैसे लेटा हुआ था वैसे ही ठंडा हो गया। इमरान बोला, मेरा एतराज अब भी बाकी है। आखिर बिस्तर पर छर्रे क्यों नहीं लगे? क्या हुआ? क्या उस वक्त बंदूक का भी हार्ट फेल हो गया था? फैयाज उकताए हुए अंदाज में बोला, जहन्नम में जाए, केस तुम्हारे पास है, जाकर झक मारो। मगर हाँ, तुम उस लड़की का तस्करा कर रहे थे, वो केस वाकई दिलचस्प मालूम होता है। अच्छा, फिर जब वो बेहोश हो गई तो तुमने क्या किया? इमरान जेब में हाथ डालकर च्युइंगम का पैकेट तलाश करने लगा। बोला, सब्र किया और काफी देर तक सर पीटता रहा। फैयाज बोला, आग कैसे लगी थी? इमरान बोला, यकीनन दिया सलाई या सिगार लाइटर से ही लगी होगी। फैयाज ने झल्लाकर कहा, तुम अजीब आदमी हो। इमरान कुछ न बोला। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, लड़की मेरे लिए एक नई उलझन पैदा कर रही है। फैयाज बोला, ओह, तो क्या तुम समझते हो कि वो वाकई मासूम है? इमरान ने कहा, अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी पूरे वाकयात भी नहीं मालूम हो सके और लड़की अस्पताल में है। मैं इस वक्त वहीं जा रहा हूं। मूडी ने सेंट्रल अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में एक कमरा हासिल कर लिया था। लड़की वहीं थी और पिछली रात मूडी भी वहीं रहा था और उसके ख्वाब बदस्तूर उस पर मुसल्लत रहे थे। लड़की ने उसे यकीन दिलाना चाहा था कि उसने सिंगारदान के जवाहिरात को असली ही समझकर उसके हाथ फरोख्त किया था, लेकिन मूडी ने उसे यह कहकर गुफ्तगू करने से रोक दिया कि ज्यादा बोलने से उसके आसाब पर बुरा असर पड़ेगा। उस वक्त भी वो उसके पलंग के करीब मुअद्दब बैठा फर्श की तरफ देख रहा था। लड़की ने कहा, मूडी साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मूडी ने कहा, मैं आसमानों का मशकूर हूँ, इन ऊंचे पहाड़ों और हजार साल से बहने वाले दरियाओं का मशकूर हूँ, जिन्होंने कदीम शहनशाहों की अजमत और शान देखी है।
शहजादी साहिबा सेहत मुबारक हो। लड़की बोली, मेरा मजे का न उड़ाइए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर वो जवाहिरात नकली हैं तो जिस तरह भी मुमकिन होगा मैं आपके रुपए वापस करने की कोशिश करूंगी। वालिद साहब का कुतुब खाना फरोख्त कर दूंगी। वो 25,000 की मालियत का जरूर होगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार एक साहब ने एक कलमी नुस्खा 2,500 में खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन वालिद साहब ने इनकार कर दिया था। और आप बराह करम मुझे शहजादी साहिबा न कहा करें, मैं शहजादी नहीं हूँ। आपको बता चुकी हूँ कि मैंने एक शख्स के कहने पर खुद को शाही खानदान से जाहिर किया था। मूडी बोला, आप शहजादी हैं, मेरे एतमाद का खून न कीजिए। यही कहती रहिए कि आप शहजादी हैं। मुझे हुक्म दीजिए कि मैं ऐसे लाखों 25,000 रुपए आपके कदमों में डाल दूं। मुझे अपने सैकड़ों साल पुराने आबाओ अजदाद के गुलामों में से ही समझिए, जिन्होंने उनके लिए अपना खून बहाया था। लड़की हैरत से उसकी तरफ देखने लगी क्योंकि मूडी के लहजे में बड़ा खुलूस था। वो बोली, क्या इमरान साहब आपके दोस्त हैं? मूडी बोला, जी हाँ, वो मेरा दोस्त है। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं आपके गिर्द रुपयों की दीवार खड़ी कर दूंगा और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ऐसी सूरत में पुलिस आपका कुछ नहीं कर सकेगी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और दूसरे ही लम्हे इमरान कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त भी हस्बे दस्तूर उसके चेहरे पर हिमाकत बरस रही थी और अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो किसी गलत जगह गया हो और माफी मांग कर उल्टे पांव वापस जाएगा। वो बोला, क्या आपकी तबीयत अब ठीक है? लड़की बोली, जी हाँ, अब मैं अच्छी हूँ। मूडी ने इमरान से कहा, मगर तुम कोई उलझन पैदा करने वाली बात नहीं करोगे। इमरान ने जल्दी जल्दी पलकें झपकाई, बोला, समझ गया। फिर लड़की से कहा, जरा अपने वालिद के दोस्त का हुलिया तो बताइए। लड़की बोली, हुलिया सिवाय इसके और कुछ नहीं बता सकती कि उनके चेहरे पर घनी दाढ़ी है और आंखों में किसी किस्म की तकलीफ की वजह से स्याह शीशों की ऐनक इस्तेमाल करते हैं। इमरान ने अपने शानों को जुम्बिश दी। लेकिन उसके अंदाज से ये मालूम करना दुश्वार था कि लड़की के अल्फाज से उस पर क्या असर पड़ा है। उसने दूसरे ही लम्हे में पूछा, जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ तो आप कहाँ थीं? वो बोली, मैं यहाँ मौजूद नहीं थी। वापसी पर मुझे ये खबर मिली तो मैं अपने औसान बजा न रख सकी। तजहीज़ तकफीन उसी आदमी ने की थी जो अब तक खुद को उनका दोस्त जाहिर करता रहा है। इमरान बोला, ठीक है, लेकिन क्या आपके पड़ोसियों ने इस सिलसिले में आपको कोई अजीब बात नहीं बताई? लड़की बोली, अजीब बात? मैं आपका मतलब नहीं समझी। इमरान ने कहा, गुस्ल कहाँ दिया गया था मैयत को? लड़की बोली, ओह हाँ, वालिद साहब के चंद अहबाब जनाजा घर से ले गए थे और गालिबन किसी दोस्त ही के यहाँ गुस्ल और तकफीन का इंतजाम हुआ था। इमरान ने कहा, बहरहाल कोई पड़ोसी मरने वाले की शक्ल भी नहीं देख सका। लड़की संभल कर बैठ गई, बोली, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? गुफ्तगू उर्दू में हो रही थी। मूडी ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन इमरान ने हाथ के इशारे से रोक दिया। इमरान ने लड़की के सवाल का जवाब दिए बगैर पूछा, अच्छा, आपने 10 साल कबल के एक वाक़े का तस्करा किया था। लड़की ने अंग्रेजी में कहा, क्या वालिद साहब की गुमशुदगी का? शायद वो मूडी को भी अपने हालात से आगाह करना चाहती थी। इमरान ने इस बात में सर हिलाया। लड़की चंद लम्हे खामोश रहकर बोली, डैडी बड़े पुरस्कार आदमी थे। मैं आज तक ये न समझ सकी कि वो कौन थे और क्या थे। जब मैं 10 साल की थी तो वो अचानक गायब हो गए। मैं तन्हा रह गई। वालिदा उसी वक्त इंतकाल कर गई थी जब मैं पैदा हुई थी। आप खुद सोचिए मेरी क्या कैफियत हुई होगी। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वालिद साहब का कोई अजीज भी है या नहीं कि मैं उसी से रुजू करती। उन्होंने कभी अपने किसी अजीज का तस्करा नहीं किया था। बहरहाल बड़ी परेशानी थी। पड़ोस में ईसाइयों का एक गरीब खानदान आबाद था। उसने मेरी बहुत मदद की, मुझे एक मिशन स्कूल में दाखिल करा दिया और हर तरह मेरी देखभाल करता रहा। मैं मिसेस हार्डी को कभी नहीं भूलूंगी। वो अजीम औरत जिसने मेरी खबरगिरी माओ की तरह की, मेरे अखराजात भी उठाए और मुझे कभी इस बात पर मजबूर नहीं किया कि मैं ईसाई मजहब इख्तियार कर लूं। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, 4 साल तक वालिद साहब की कोई खबर न मिली। फिर अचानक एक दिन वो आ गए। हफ्तों रोते रहे, लेकिन मुझे कुछ न बताया कि वो इतने दिनों तक कहाँ थे। लेकिन इतना जरूर कहा कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। इमरान ने पूछा, फिर वो कहीं नहीं गए? लड़की बोली, नहीं। फिर वो घर से बाहर भी शाज़ो नादिर ही निकलते थे। गुमशुदगी से पहले वो तस्वीरों के ब्लॉक बनाने का काम करते थे। वापसी पर यह काम भी तर्क कर दिया था, लेकिन मुझे आज तक न मालूम हो सका कि बसर औकात का जरिया क्या था। बज़ाहिर वो कोई काम नहीं करते थे, लेकिन कभी तंगदस्ती नहीं हुई। इमरान ने पूछा, और गालिबन वो सिंगारदान भी वो अपने साथ ही लाए होंगे? लड़की बोली, नहीं, मैं बचपन ही से उसे देखती आई हूँ। इमरान ने कहा, अच्छा, तो फिर वो पुरस्कार आदमी उसकी ताक में कब से लगे? लड़की बोली, वालिद साहब के इंतकाल के बाद से ही। उससे पहले किसी ने उधर का रुख भी नहीं किया था। इमरान चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर बोला, पिछले 6 बरस के अरसे में उनसे कौन कौन मिलता रहा? लड़की बोली, कोई नहीं, हत्ता के पास पड़ोस वाले भी उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। इमरान ने कहा, आखिर क्यों? क्या वो बहुत चिड़चिड़े थे?
लड़की ने कहा, नहीं हरगिज नहीं। बहुत ही बाइखलाक और मिलनसार थे। उन्होंने कभी किसी से तेज लहजे में गुफ्तगू नहीं की। मेरा ख्याल है कि लोग उन्हें महज इसलिए बुरा कहते थे कि वो मुझे तन्हा छोड़कर चले गए थे। इमरान ने पूछा, लेकिन उनके मरते ही इतने बहुत से दोस्त कहाँ से पैदा हो गए? लड़की बोली, मुझे खुद भी हैरत है। पड़ोसियों से मालूम हुआ कि वो 5 थे, लेकिन उनमें से एक ही आदमी अब तक मेरे सामने आया है, वही जिसने सिंगारदान के मुताल्लिक मशवरा दिया था। इमरान ने कहा, और फिर उसके बाद वो भी दिखाई नहीं दिया? लड़की ने कहा, नहीं, वो उसके बाद भी मिलता रहा है, उस वक्त तक जब तक कि मैंने सिंगारदान फरोख्त नहीं कर दिया। इमरान ने कहा, तुम्हारे वालिद ने कभी अपने किसी दोस्त का तस्करा भी नहीं किया? लड़की बोली, सिर्फ एक दोस्त का, वही जिसके पास मैं उनकी मौत से चंद रोज कबल गई थी। इमरान डायरी निकालता हुआ बोला, उसका नाम और पता? लड़की ने कहा, हकीम मोइनुद्दीन, 48 फरीदाबाद, दिलावरपुर। इमरान ने पूछा, आप उसके पास क्यों गई थी? लड़की ने कहा, वालिद साहब ने भेजा था। वालिद साहब अरसे से दर्दे गुर्दा के मर्ज में मुब्तला थे। इस दौरान में तकलीफ कुछ ज्यादा बढ़ गई। इलाज होता रहा लेकिन फायदा न हुआ। आखिरकार उन्होंने मोइनुद्दीन साहब का पता बताकर कहा कि मैं उनके पास जाऊं। शायद उनके पास इस मरज का कोई मुजर्रब नुस्खा था। मैं दिलावरपुर गई लेकिन दवा तैयार नहीं थी, इसलिए वहां मुझे 4 दिन तक क़याम करना पड़ा। मैंने वालिद साहब को बजरिया तार मुत्तला कर दिया था, जिसके जवाब में उन्होंने भी बजरिया तार ही मुझे मुत्तला कर दिया कि मैं दवा लिए बगैर वापस ना आऊं, खा 10 दिन लग जाएं। इमरान ने पूछा, क्या वो हकीम साहब अब भी वहां मिल सकेंगे? लड़की ने कहा, क्यों नहीं, यकीनन मिलेंगे। इमरान बोला, लेकिन अगर न मिले तब? लड़की मुस्तरिबाना अंदाज में अपनी पेशानी रगड़ती हुई बोली, भला मैं इसके मुताल्लिक क्या कह सकती हूँ? मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मूडी हाथ उठाकर बोला, बस इमरान, खत्म करो, मैं मामलात की तह को पहुंच गया हूँ। लड़की ने चौंक कर पूछा, क्या समझे हैं आप? मूडी ठहर ठहर कर बोला, आपके वालिद जिंदा हैं। बस मैं समझ गया। इमरान उसे घूर कर बोला, शट अप, शायद तुम्हारा नशा उखड़ रहा है, जाओ एक आध पैग माराओ। मूडी ने जमाई लेकर कहा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इमरान ने लड़की से कहा, क्या आप मुझे अपने वालिद की कोई तस्वीर दे सकेंगी? लड़की बोली, अफसोस नहीं। जिन चीजों में पुरस्कार तरीके से आग लग गई थी उनमें गालिबन उनके एल्बम भी थे, या मुमकिन है एल्बम न रहे हों। मुझे तो कुछ होश नहीं, हो सकता है तलाश करने पर कोई तस्वीर मिल ही जाए। मगर ये तो बताइए कि मुझे यहाँ कब तक रहना होगा? मैं अब बिल्कुल अच्छी तरह हूँ। इमरान सर हिलाकर बोला, यहाँ आप ज्यादा महफूज हैं। जब तक मैं न कहूँ आप यहाँ से नहीं जाएंगी। मैंने इसका इंतजाम कर लिया है कि आप यहाँ तवील मुद्दत तक क़याम कर सकें। लड़की बोली, आखिर क्यों? इमरान ने कहा, जरूरी नहीं कि आपको भी बताया जाए। मूडी उसे घूंसा दिखाकर बोला, इमरान, मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। तुम शहजादी साहिबा की तौहीन कर रहे हो। इमरान ने कहा, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उठो और मेरे साथ चलो। मूडी बोला, मैं यहीं रहूंगा। इमरान बोला, शट अप, खड़े हो जाओ, उठो। इमरान के साथ मूडी अपने बंगले पर वापस आ गया और आते ही इस बुरी तरह शराब पर गिरा कि खुदा की पनाह। उसने पिछली रात से एक कतरा भी नहीं पिया था। 2-3 पैग मुतवातर पी लेने के बाद वो इमरान की तरफ मुड़ा। बोला, तुम क्या समझते हो मुझे? मैं जानता हूँ, मामलात की तह तक पहुंच चुका हूँ। उसका बाप जिंदा है और वो इंतहाई पुरस्कार आदमी मालूम होता है। इमरान बोला, बकवास बंद करो, जो कुछ मैं कह रहा हूँ सुनो। मूडी बोला, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मेरी एक थ्योरी है। इमरान खामोश हो गया। मूडी बड़बड़ाता रहा, मैं शेरलॉक होम्स हूँ। इमरान उसे घूरता हुआ बोला, ओ मूडी, शेरलॉक होम्स के बच्चे। मूडी बड़बड़ाता हुआ उठकर टहलने लगा। नहीं डॉक्टर वॉटसन, तुम इन मामलात को नहीं समझ सकते। इतने में नौकर पाइप ले आया। इमरान सोफे की पुश्त से टेक लगाकर सोचने लगा। मूडी पाइप सुलगाकर अपनी गर्दन अकड़ाता हुआ उसकी तरफ मुड़ा। मूडी बोला, वो किसी शाही खजाने के वजूद से वाकिफ है और मेरा ख्याल है कि उसके पास नक्शा भी मौजूद है। इमरान बदस्तूर आंखें बंद किए पड़ रहा। मूडी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, आज से 10 साल कबल यकीनन चंद खतरनाक आदमियों ने उसका पीछा किया होगा। बस वो गायब हो गया। 4 साल बाद फिर वापस आया। 6 साल तक सुकून से रहा और फिर उसके बाद वो या कुछ दूसरे लोग उसके पीछे पड़ गए। इस बार उसने अपनी मौत का ड्रामा खेला। क्या समझे? हा, कुछ नहीं समझे। तुम लोग दिमाग की बजाय मैदा इस्तेमाल करते हो। अब उस सिंगारदान की दास्तान सुनो। वो गालिबन उसी शाही खजाने से ताल्लुक रखता है। खुद उसके बाप ने दुश्मनों पर यह जाहिर करने के लिए, क्या जाहिर करने के लिए हैं? क्या जाहिर करने के लिए? मूडी ने अपनी पेशानी पर घूंसा मार लिया। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इमरान को झंझोड़ कर बोला, मैं अभी क्या कह रहा था? इमरान ने चौंक कर आंखें खोल दी। उसने झल्लाए हुए अंदाज में पूछा, क्या है? मूडी ने फिर अपने सर पर 2-4 घूंसे जमाए। बोला, मैं क्या कह रहा था? इमरान खड़ा होकर चंद लम्हे उसे घूरता रहा। बोला, तुम? फिर गिरबान पकड़कर एक सोफे में धकेलता हुआ बोला, जहन्नम में जाओ
और दूसरे ही लम्हे वो बाहर जा चुका था।